मेरे प्यारे से अच्छे से बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, वाकई बहुत सुंदर हैं आप। और सब आनंद में हैं, सब मस्त हैं, सब स्वस्थ हैं। आज हमारी सेकंड बुक का आखिरी पाठ, नाम है टोपी शुक्ला। शुक्ला जी ने पहना दी टोपी और टोपी शुक्ला बन गया। राही मासूम रजा के द्वारा लिखी गई ये कहानी दो ऐसे दोस्तों की कहानी है जहां पर धर्म, संप्रदाय, वर्ग से दूर हटकर एक इंसानियत की भावना जहां पर व्यक्त की गई है, एक इंसानियत जहां प्रकट हुई है। टोपी शुक्ला और इरफान दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, और उनके पारिवारिक स्थितियां जो हैं वो थोड़ी सी भिन्न हैं। एक हिंदू है, एक मुसलमान है, और पुराने विचारधारा वाले लोग भी उस बीच में इंक्लूड हो जाते हैं। परिवार वाले लोग हैं, किस प्रकार से वो अपनी दोस्ती को निभाते हैं, वो दोस्ती कहां तक चलती है, कितने समय तक आगे बढ़ती है, उनके परिवार वाले जो लोग हैं वो कितना सपोर्ट करते हैं, क्या होता है। राही मासूम रजा साहब ने टोपी शुक्ला के नाम से इस कहानी को लिखा, इस रचना को लिखा और हमारे लिए प्रस्तुत कर दिया। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। प्रख्यात कथाकार राही मासूम रजा द्वारा लिखित उपन्यास टोपी शुक्ला। राइटर का नाम है राही मासूम रजा। प्यारे बच्चों, प्रख्यात कथाकार राही मासूम रजा द्वारा लिखित उपन्यास टोपी शुक्ला में से प्रस्तुत पाठ के अंश दिए गए हैं। यह उपन्यास है, नोवेल है, जिसका नाम है टोपी शुक्ला। किसने लिखा? राही मासूम रजा। ये कौन है? ये इस पाठ के राइटर हैं। प्रस्तुत पाठ के अंश लिए गए हैं। इसमें टोपी शुक्ला नामक पात्र के बचपन का वर्णन है। पाठ का सार इस प्रकार है। आइए जानते हैं टोपी शुक्ला के बचपन में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, और टोपी शुक्ला नाम जो इस पाठ का रखा गया, क्या वो सही में सार्थक होता है। इरफान वो टोपी की दोस्ती, बचपन की कहानी से स्टार्ट होती है आज का ये पाठ। बचपन में जब टोपी शुक्ला चौथे दर्जे में क्लास में, हिंदी में कहेंगे कक्षा में, जब टोपी शुक्ला चौथी कक्षा में पढ़ाई कर रहा था तो उसकी मुलाकात इरफान से हुई। टोपी की यह पहली दोस्ती थी। दोनों में इतनी गहरी मित्रता हुई कि टोपी अक्सर मोस्टली इरफान के घर चला जाता था। इरफान की दादी उसे बहुत अच्छी लगती थी। वो हमेशा उसकी दादी के पास बैठकर उससे कहानी सुना करता था। इरफान की दादी के साथ इतना अधिक तालमेल हो गया था, मैनेज अपने आप को इरफान की दादी के साथ कर लिया था कि उसे अपनी दादी भी अच्छी नहीं लगती थी। दादी इरफान की अच्छी लगती थी। इरफान की दादी भी बड़े प्यार से उन बच्चों को कहानियां सुनाया करती थी। इरफान के परिवार से आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं। इरफान के परिवार में उनकी दादी, अब्बू, पापा, अम्मी, मम्मी, बड़ी बहन और उनकी छोटी बहन थी। उसके दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी हुआ करते थे। मौलवी जस्ट लाइक पंडित हुआ करते थे। इरफान के अब्बू कलेक्टर थे। वाह भैया, इरफान भैया जो थे वो कलेक्टर साहब के बेटे थे। परिवार समृद्ध था। सारे परिवार में इरफान को अपनी दादी अच्छी लगती थी। वो हमेशा उसे कहानियां सुनाती थी। इरफान को भी दादी अच्छी लगती थी, डांटती पीटती नहीं थी, मारती नहीं थी, कहानियां सुनाती थी। और बच्चों को क्या चाहिए? यही तो चाहिए, थोड़ा सा प्यार मिल जाए परिवार के अंदर, वो उसी के प्रति अपना सपोर्ट प्रदर्शित करने लग जाते हैं। यही हुआ था। इरफान की दादी का भी जान लेते हैं कैरेक्टर क्या था। इरफान की दादी पूरब की रहने वाली थी, व्यापार लखनऊ आई थी, तो उसे कई असुविधाओं का सामना करना पड़ा था। ब्याह कर जब लखनऊ आई थी तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इरफान के दादा मौलवी थे। घर में अनेक तरह के बंधन थे। मौलवी थे, वही जस्ट लाइक पंडित। और दादी जब ब्याह कर आई थी, पूरब की रहने वाली थी, पूर्वी देशों की रहने वाली थी। जब उस परिवार में आई दादी, तो उसे बहुत सारे बंधनों में बंद कर रहना पड़ा, बहुत सारे लिमिटेशंस में रहना पड़ा था, क्योंकि वो एक साधारण परिवार में नहीं थी, अपितु उसके जो हस्बैंड थे वो मौलवी थे। दादी एक जमींदार की बेटी थी, भरे पूरे जमींदार, जमीनदार,
बहुत बड़े जमीन के स्वामी जो थे उनकी बेटी थी, भरे पूरे घर से आई थी, खूब घी दूध खाया पिया था, मगर लखनऊ आकर तो वो इन चीजों के लिए तरस गई, क्योंकि लखनऊ में वो सारा सिस्टम जो अपने पीहर में हुआ करता था वो वहां पर नहीं था। एकदम से नयापन जो आ गया था उस परिवार में। शादी ब्याह में गाने बजाने का शौक था, मगर मौलवी के घर में इन बातों की मनाही थी। वो स्वच्छंद विचारधारा वाली महिला थी, स्वच्छंद रूप से रहना चाहती थी, प्रेम पूर्वक मस्ती से जीना चाहती थी। लेकिन दादी जब उस परिवार में आई तो उस परिवार का जो सिस्टम था उस सिस्टम को उसे फॉलो करना पड़ा, उस सिस्टम में उसे उस सिस्टम को एक्सेप्ट करना पड़ा था उसे। दादी हमेशा पूर्वी बोली बोलती थी। इफन के अब्बू चाहते थे कि इफन यह गंवारू बोली न बोले। अब दादी जो थी वो अपनी क्षेत्रीय भाषा जो थी, पूर्वी बोली, जहां से पूरब से आई थी, वो अपने मातृ प्रदेश की बोली जो थी वो बोलती थी। लेकिन दादा चाहते थे इफन उसको ना सीखे, वो हमारी क्षेत्रीय यहाँ की जो भाषा है उसमें बात करे। मगर इफन था कि उसे दादी की बोली में ही मजा आता था। दादी की यही बोली उसके दोस्त टोपी को बड़ी अच्छी लगती थी। इसी बोली के कारण टोपी के घर में हंगामा हो गया। वो जो माहौल था उस माहौल में पूरब की बोली दादी बोलती थी, दादी को देख करके इफन बोलता था, दादी और इफन को देख करके टोपी शुक्ला बोलते थे। और टोपी शुक्ला जब बोलते थे उस भाषा को सुन करके, और टोपी के घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तुम कौन सी भाषा बोलती हो, ये कहां से सीख कर आए इस तरह की भाषा, ये हमारी लैंग्वेज नहीं है। अब देखो, दोस्तों में न हिंदू होता न मुसलमान होता, दोस्त तो दोस्त होते हैं। लेकिन हमारी जो पारंपरिक प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, जो सोच चली आ रही है बच्चा, वो सोच नहीं बदली है। दिक्कत ये हो गई है। टोपी शुक्ला का परिवार, चलिए आपने इफन के परिवार का इंट्रोडक्शन आपसे हो गया, अब हम टोपी शुक्ला के परिवार से आपको मिलवाते हैं। भद्र नारायण शुक्ला, बलभद्र नारायण शुक्ला टोपी का पूरा नाम था। वाओ, बलभद्र नारायण शुक्ला, ये था टोपी का नाम। उसके परिवार में भी दादी, माता पिता और 2 भाई थे। पिता का अच्छा व्यवसाय था, हिंदू परिवार था। टोपी ने एक दिन जब इफन के घर में सीखा हुआ अम्मी शब्द कहा तो घर में तूफान आ गया। अम्मी, अपनी मम्मी से बोल दिया अम्मी। मम्मी और अम्मी नाम अंतर तो म और अ का है प्यारे, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट अलग हो गई। उसे बहुत डांटा गया। टोपी की दादी सुभद्रा देवी बड़ी कड़क मिजाज की थी। अब यहां देखो, टोपी की दादी जो थी वो कड़क मिजाज की थी। मिजाज, व्यवहार, उनका व्यवहार कैसा था? बहुत कड़क था। अब यहां इफन की दादी बहुत सॉफ्ट है व्यवहार में, इफन की दादी का व्यवहार बहुत अच्छा है, और इधर टोपी की दादी का व्यवहार बहुत कड़क था। वो टोपी को कतई अच्छी नहीं लगती थी। इसी कारण वो अच्छी नहीं लगती थी। अक्सर घर में टोपी शुक्ला पर डांट पड़ती रहती थी। बड़े भाई मुन्नी बाबू झूठी शिकायत करके उसे पिटवाते थे, तो छोटा भाई भैरव उसकी कॉपियां फाड़ डालता था। कितने भाई हो गए? 3। बड़े भाई कौन थे? मुन्नी बाबू। छोटा भाई कौन था? भैरव। और बुचले भैया कौन थे? बलभद्र नारायण शुक्ला जी। 3 भाई थे। अब चलिए, टोपी की पिटाई का नंबर भी आ गया। मुन्नी बाबू ने घर बताया कि टोपी कबाब खा रहा था। बड़े भाई ने बता दिया कि टोपी कबाब खा रहा था। ओहो हो। तो टोपी की मम्मी ने उसे बहुत पीटा। वास्तव में मुन्नी बाबू ही बुरे थे। देखो, कई बार हम घर परिवार के अंदर रहते हैं और घर परिवार में कई छोटी छोटी सी ऐसी बातें हो जाती है जिसके कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा जब छोटे बड़े भाई बहन हैं और वो भाई बहन आपकी शिकायत कर दिया करते होंगे। ये सब बचपन की बातें होती हैं। जब हम बड़े होते हैं तो इन सब बातों को लेकर, इन सब चीजों को लेकर के हमें बड़ी हंसी आती है। यार, हम कैसी कैसी बातों पर झगड़े कर दिया करते थे, कैसी बातों पर हम हंस लिया करते थे, कैसी शिकायतें हम मम्मी पापा से किया करते थे। ये सब बचपन है
और हम बचपन से जब धीरे 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 ऊपर की ओर उठते हैं, बाहर की ओर निकलते हैं, तो क्या होता है, हम बचपन की उन यादों को लेकर के बड़े हंसते हैं, बड़े मजाकिया मूड में हो जाते हैं। यार क्या जमाना था, वो क्या समय था जब हम इस प्रकार की हरकतें किया करते थे, इस प्रकार की मजाकी किया करते थे। ये सब क्या है, ये सब जीवन के साथ चलने वाली नैसर्गिक घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं। और बाल मनोविज्ञान, बचपन बालकों का बचपन का एक मन विज्ञान, मन का विज्ञान अलग होता है, जहां बच्चा क्या सोचता है, दूसरों के प्रति उसकी सोच क्या होती है, इन सब बातों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। अब यहां पर देखिए, सीधी सीधी बात है, इफ्फन का परिवार कलेक्टर साहब का परिवार है, इधर पंडित जी का परिवार शुक्ला जी का परिवार है। वो अपने परिवार में अपने सिस्टम से मस्त हैं, ये अपने सिस्टम से मस्त हैं, जैसे कि आपका और हमारा परिवार है, अलग अलग परिवार है, लेकिन आप अपनी जगह, हम अपनी जगह है, वो अपनी जगह, वो अपनी जगह है। लेकिन जब हम एक दूसरे की कल्चर को एक दूसरे में एंटर होते हुए देखते हैं, तो अंतर नजर आता है। हमारे घर की कल्चर अलग हो सकती है, आपके घर की अलग कल्चर अलग हो सकती है, इफ्फन के घर की कल्चर अलग हो सकती है, शुक्ला जी के घर की कल्चर अलग हो सकती है। लेकिन जब एक कल्चर दूसरे कल्चर में मिक्स होने लगती है, तो पुराने लोग छटपटा जाते हैं। उसने कहा ये क्या भैया, ये सिस्टम हमारे यहाँ का नहीं है, ये कल्चर हमारी है ही नहीं, है ना। तो इफ्फन की दादी का ओहो हो देहांत हो गया। थोड़ा सा ऊपर वापस लेंगे। वास्तव में मुन्नी बाबू बहुत बुरे थे, मगर टोपी ने कभी शिकायत नहीं की थी। यस, अपने बड़े भाई की शिकायत कभी नहीं की थी। उसका सारा गम इफ्फन के साथ ही बढ़ता था। वो अपनी सारी के सारे जो दुख दर्द होता था, अपने घरेलू जो प्रॉब्लम्स होती थी, भाइयों के साथ जो झगड़े होते थे, भाइयों के साथ जो भी कुछ घटता था, वो किसके साथ शेयर करता था, इफ्फन के साथ। दोनों दोस्त अक्सर अपने सुख दुख का साझा कर लिया करते थे। दोनों दोस्तों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, दोनों दोस्त मिलकर के आपस में बातें कर लिया करते थे। और देखो बच्चों, होता भी यही है, जब तक हम अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं करते, तब तक वो हमारे मन के अंदर घुटती रहती है। होता है ना अक्सर ऐसा। इसलिए मन की जो बात है, मन की जो घुटन है, हमें वास्तव में शेयर कर लेना चाहिए, कह देना चाहिए। उसको कहने से क्या होता है, हम इमोशनली बैलेंस्ड हो जाते हैं, टेक्निकली हम मैनेज कर लेते हैं हम अपने आप को। इसलिए ये आवश्यक है कि हमें अपनी आंतरिक जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को व्यक्त कर देना चाहिए। अब क्या हुआ, इधर इफ्फन की दादी जो बहुत प्यार करती थी, उसका देहांत हो गया। यहां पर यह टोपी को अपनी दादी से कोई लगाव नहीं था, क्योंकि टोपी को लगाव किससे था, इफ्फन की दादी से लगाव था। क्यों था, क्योंकि टोपी की दादी क्या करती थी, डांटती थी, सुनाती थी। इफ्फन की दादी क्या करती थी, कहानियां सुनाती थी, प्यार करती थी। इफ्फन को प्यार करती थी, इफ्फन के साथ टोपी को प्यार करती थी। वो तो इफ्फन की दादी को बहुत चाहता था। कौन, टोपी। टोपी को अपनी दादी से प्रेम नहीं था, टोपी इफ्फन की दादी को बहुत चाहता था। जब इफ्फन की दादी का देहांत हुआ, तो बहुत उदास हो गया। उसने इफ्फन से कहा, तेरी दादी की जगह मेरी दादी क्यों नहीं मर गई। ऐसा भी होता है। देखिए आप, जब हम प्रेम में एक दूसरे के प्रति ऐसी सोच हो जाती है, तो हम ऐसा ही सोचते हैं, अरे यार तेरी दादी की जगह मेरी दादी क्यों नहीं मर गई, क्योंकि तेरी दादी तो बहुत प्रेम करने वाली थी, मेरी दादी तो डांटती फटकारती रहती है। कई बार हमारे मन के अंदर ऐसा आता है बच्चों, जब कोई अपना हमें प्रेम नहीं करता, और हमें वो प्रेम जब बाहर से किसी और की तरफ से मिलता है, तो फिर हमारा मन उसकी तरफ अपने आप आकर्षित होता हुआ चला जाता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा, am I राइट? हाँ, होता है। ये क्या है, ये एक प्रेमवत संबंध होता है, ये एक प्रेम का संबंध होता है। वरना दादी की उम्र कितनी है, वो बच्चा कितना छोटा सा है, लेकिन उसके अंदर ममता है, वो ममत्व है, वो मां का प्यार है उसके अंदर, जो उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और वो भोला भाला सा बच्चा होता है। वो बच्चा क्या करता है, उसे जिधर प्रेम, न वो हिंदू देखता न मुसलमान देखता, ये हम देखने लग जाते हैं। उस बच्चे के मन के अंदर सिर्फ ममता होती है,
और वो बच्चा उस ममता के खातिर उस ओर मुड़ता हुआ चला जाता है। इसलिए कहा गया है कि बचपन एक ऐसी उम्र होती है जहां पर हम उसे जैसा ढालना चाहे वैसा ढाल सकते हैं। हम बच्चे को जिधर मोड़ना चाहें उधर मोड़ सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को समझाया जाता है कि बेटा ये एज ऐसी है, इसमें हम जैसा बनना चाहें उधर अपने आप को टर्न कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। हम सभी आप लोगों को इस समय पीछे क्यों पढ़ते, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि बेटा यही उम्र है जहां से आप अपनी मंजिल को तय कर सकते हैं। इरफान का परिवार, इरफान के अब्बू एक कलेक्टर हैं। उस परिवार में उन्हें देखने सीखने को वो सारा सिस्टम मिलता है जो एक अधिकारी के यहां पर होता है। टोपी शुक्ला का परिवार जो है वो एक डिफरेंट परिवार है। तो क्या हुआ फिर, आइए जोड़ता हूं आपको वापस कहानी से। अपनी दादी से कोई लगाव नहीं था, वो तो इरफान की दादी को बहुत चाहता था। जब इरफान की दादी का देहांत हो गया तो वो बहुत उदास हो गया। उसने कहा यार तेरी दादी की जगह मेरी दादी क्यों नहीं मर गई। उस दिन दोनों दोस्त खूब रोए थे। दोनों दोस्त खूब रोए थे। इरफान अपनी दादी को याद करके रोया था और टोपी इरफान की दादी को याद करके रोया था। वो कहानी सुनाने वाली, वो अपनापन दिखाने वाली दादी नहीं रही थी। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, जाना सबको है, लेकिन ये जो प्रेम के बंधन बन जाते हैं, ये बंधन क्या करते हैं, ये पीड़ा देते हैं। हकीकत तो यही है, सबको जाना है। टोपी का अकेलापन, भैया यहां पर टोपी अकेला रह गया। क्यों रह गया, उसका तो भरा पूरा परिवार था, सब कुछ था, फिर टोपी अकेला क्यों रह गया? क्योंकि उसे अपने घर के प्रति लगाव था ही नहीं, और घर की तरफ से भी उसके प्रति कोई ऐसा कोई प्रेम वाला सिस्टम नहीं था कि टोपी नहीं आया तो अभी तक क्यों नहीं आया, ऐसा कोई नहीं था। क्योंकि बड़ा भाई मुन्नी, छोटा भाई भैरव उससे चिढ़ते थे, उनके आपस में तालमेल नहीं था। एक दिन इरफान के पिता का तबादला हो गया, ट्रांसफर, तबादला बदली, और इंग्लिश में कहेंगे तो ट्रांसफर। ट्रांसफर हो गया। इरफान के जाने के बाद टोपी शुक्ला इतना अकेला हो गया कि हमेशा उदास रहने लगा, उसका दिल कहीं भी नहीं लगता था। बचपन की दोस्ती ऐसी होती है बच्चों, जब हम अपनापन बना लेते हैं, जब अपनापन बन जाता है, जब लगाव हो जाता है और वो लगाव अचानक से टूट जाता है तो फिर हम अकेले पड़ जाते हैं, उदास हो जाते हैं। टोपी के साथ यही हुआ था, टोपी अकेला पड़ गया था। अब क्या हुआ, टोपी को कुत्ते ने काट लिया। बेचारे टोपी के साथ भी प्रॉब्लम ही थी। टोपी को इरफान के घर जाने की इतनी आदत थी कि एक दिन वह उस सरकारी बंगले में जा पहुंचा जहां दूसरे कलेक्टर का परिवार आके रहने लगा था। अब क्या हुआ, इरफान का परिवार जो था, उसका इरफान के अब्बू जो थे कलेक्टर साहब, उनका ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हो गया तो वो जो बंगलो था वो सरकारी बंगलो था, तो वहां से इरफान की फैमिली तो चली गई और नया कलेक्टर वहां पर आ गया। नया कलेक्टर आया तो नए कलेक्टर का परिवार भी था। अब उसने ये सोचा कि इरफान जैसा दोस्त मुझे वापस मिल जाए उस बंगले में, वो वहां पर चला गया। नए कलेक्टर के 3 लड़कों ने टोपी को घास नहीं डाली, घास डालना, सपोर्ट करना, उसको कोई इंट्रोडक्शन वाली बात, कोई परिचय वाली बात, कोई दोस्ती वाली बात नहीं बन पाई। उल्टे एक लड़के ने टोपी को अपने कुत्ते से कटवा दिया और टोपी को पेट में 7 सुइयां लगी। बेचारा 7 सुइयां लगा करके और दुखी हो गया। अब घर की नौकरानी से लगाव था उसको, क्योंकि उसको जो प्रेम था वो घर वालों से तो मिलता नहीं था। ये बात हमारे पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए। इस पार्ट को मैं उन बच्चों के पेरेंट्स को भी समझाना चाहूंगा कि हम बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि वो हमसे, हमारे घरों से, हमारे घर के लोगों से दूर होते हुए चले जाए। देखो, सभी बच्चों की मेंटलिटी, टेंडेंसी एक जैसी नहीं होती। सभी बच्चों का मानसिक स्तर एक जैसा नहीं होता। सभी बच्चों का पढ़ने का स्तर एक जैसा नहीं होता।
उसको जैसा एटमॉस्फेयर मिलता है वो उसके अकॉर्डिंग चलने लग जाता है। इरफान ठीक ठाक पढ़ने वाला था क्योंकि उसके परिवार में उसके पिता कलेक्टर थे, उसके घर में ऐसा माहौल था। लेकिन शुक्ला जी के यहां पर ऐसा माहौल नहीं था, तो फिर उसका जो दोष है वो पर्टिकुलर एक बच्चे को देना शायद गलत हो जाता है। मैं पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूंगा, आप अपने बच्चे को पढ़ाई का माहौल दीजिए। अगर आप माहौल नहीं देते हैं और आप तो तेज आवाज में टीवी चला करके देख बैठे हैं और आप चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई करे, उस टीवी की आवाज उस बच्चे तक डिस्टर्ब करेगी, वो बच्चा परेशान होगा। फिर वो क्या करेगा, जब सभी टीवी देख रहे हैं मैं भी टीवी देखूं, वो भी उठ करके आ जाएगा। तो आप इन सारी चीजों के लिए टोपी शुक्ला को सिर्फ जिम्मेदार नहीं बना सकते, इसके पीछे परिस्थितियां होती हैं, स्थितियां होती हैं। अकेला जो बच्चा है वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। क्या होता है, घर बाहर सभी से उदास टोपी को घर की नौकरानी भली लगती थी, क्योंकि वह बूढ़ी नौकरानी भी उसका दर्द समझती थी, इसलिए वह अक्सर टोपी को समझाती और प्यार करने लगती थी। वो नौकरानी ही थी जो उसको समझती थी, उसको समझाती थी, उससे प्रेम करती थी, बेटा ऐसा मत करा करो, बेटा ऐसे किया करो। और ये बचपन ऐसा ही होता है, हम इस बचपन में जिधर प्रेम मिलता है उस प्रेम की तरफ झुकते हुए चले जाते हैं, मुड़ते हुए चले जाते हैं। उस नौकरानी के प्रति टोपी शुक्ला क्यों आकर्षित हुआ, क्योंकि नौकरानी से, उस वृद्ध नौकरानी से अपनी मां के समान ममता उसे मिलने लगी थी, उसकी तरफ आकर्षित हो गया। टोपी भी अपने उसके आंचल की छांव में अपने सब दुख दर्द भूल जाता था। उसे ऐसा लगता था मानो कि इरफान की दादी वापस आ गई हो, उसी वो प्रेम, वो प्यार उससे नजर आने लगा, उससे मिलने लगा था। टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। मैंने आपसे कहा कि सभी बच्चों का मानसिक और शारीरिक स्तर एक जैसा नहीं होता। हां, हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि रामलाल का बच्चा 95 नंबर लेकर आया तो श्यामलाल का बच्चा 92 क्यों लाया। हां, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। देखो, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि इरफान की स्तर अलग था, टोपी का स्तर अलग था। आप उसे कितना माहौल दे रहे हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हम उन बच्चों से चाहते हैं कि वो बच्चे हमें 100% दें। क्या हम पेरेंट्स उनको 100% दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। और दे रहे हैं तो फिर उस बच्चे को उस माहौल में ढालिए, उसे इमोशनली समझाने का प्रयास कीजिए। टोपी शुक्ला जी हमारे फेल हो गए। टोपी शुक्ला 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। एक बार घर के कामों की वजह से नहीं पढ़ पाया। देखिएगा आप, हम बच्चे को दोष दे रहे हैं। बच्चा पढ़ने लगता है, मम्मी आवाज देती है, बेटा ये काम कर दे, ये काम कर दे। हम वहीं पर आपको यही कहना चाह रहे हैं। एक पक्षीय बात नहीं होनी चाहिए। टोपी शुक्ला क्लास 9th में 2 बार फेल क्यों हो गए? क्योंकि उनको घर के कामों में बिजी किया गया। यह पाठ आपको क्यों समझाया जा रहा है? क्योंकि हम उसी दौर में गुजर रहे हैं। वहां वो टोपी शुक्ला है या हम सारे के सारे टोपी शुक्ला हो रहे हैं, क्योंकि हम अपने उद्देश्य पर नहीं चल रहे, अपने ट्रैक पर नहीं चल रहे हैं। कारण क्या है? हमें ट्रैक ही पता नहीं है। जब हम बताते हैं, मोशन की फैकल्टी आपको एक एक फैकल्टी समझाती है तो हमें कौन से ट्रैक पर चलना है, तो उस ट्रैक पर चलिए, हमारे साथ चलिए। एक बार घर के काम की वजह से नहीं पढ़ पाया और दूसरे साल उसे बुखार आ गया, ये लीजिए साहब, और 2 साल वो फेल हो गया और टोपी के भी टेंशन खत्म। तीसरे वर्ष भी जब पास हुआ तो 3rd डिवीजन पास हुआ। घर में सभी उसका मजाक उड़ाते थे। फेल होने पर स्कूली छात्रों का व्यवहार भी उसके प्रति बदल गया। टोपी ने 9वीं पास तो कर ली, मगर 2 वर्ष फेल होने पर तीसरे वर्ष उसी कक्षा में बैठना टोपी के लिए बड़ा कड़वा अनुभव रहा, क्योंकि उसके जो बराबर के साथ के बच्चे थे वो तो सब आगे निकल चुके थे और नीचे की क्लासों के बच्चे धीरे धीरे बढ़ करके उसके बराबर आ गए थे। वो सीनियर बॉस बन गया क्लास के अंदर।
वह अक्सर विद्यार्थियों के मजाक का पात्र बन जाता था। ये यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ये फॉन्ट मिस्टेक है। अध्यापक भी अक्सर उसका उदाहरण देकर उसके दर्द में इजाफा करते थे। इजाफा मीन्स वृद्धि। बात बात पर ऐसे बच्चों के उदाहरण दिए जाते हैं वो भी गलत है। टोपी को उनकी बातों से बड़ा दर्द होता था। सारे छात्र उससे कम उम्र के थे, छोटे थे, अतः उसका कोई दोस्त भी नहीं बन पाया था जिससे वह अपने दिल की बात कर सकता, और दिल की बात करने लायक उसके पास एक ही दोस्त था, इरफान, जो चला गया था। तीसरे वर्ष टोपी का परीक्षा परिणाम क्या रहा, आइए जानते हैं। तीसरे वर्ष टोपी ने निश्चय कर लिया था, चाहे उसे बुखार हो या कोई परेशानी आ जाए, उसे पास होना ही है। उसी वर्ष उसके पिता चुनाव में खड़े हो गए। लीजिए साहब, करे तो क्या करे, उन्हें चुनाव में तो सफलता मिली, मगर टोपी के लिए घर का वातावरण पढ़ने लायक नहीं रहा। फिर भी उसने मेहनत की और 3rd डिवीजन पास हो गया। लेकिन 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 इसे क्या समझा गया? टोपी की अकर्मण्यता समझा गया। अरे यार, क्लास में वही कह रहा हूं आप लोगों से कि बैकग्राउंड पीछे आपका क्लास में माहौल ही नहीं है, आपके घर में माहौल ही नहीं है। हम यहां पर दोष किसको दे रहे हैं? टोपी को। जबकि देखो आप, पहली बार उसे परीक्षा के टाइम पे काम में बिजी रखा गया, दूसरी बार उसे बुखार आ गया एग्जाम में, और तीसरी बार उसके पिताजी चुनाव में खड़े हो गए और चुनाव में सारा समय लगाना पड़ा। माहौल घर के अंदर ऐसा था। अब हम किसको दोष दे रहे हैं? बच्चों को दोष दे रहे हैं। तो भैया, बच्चों को दोष मिलेगा भी सही। बच्चे अपने भविष्य के लिए खुद जिम्मेदार हैं, वो अपने भविष्य को खुद बनाए, नहीं इंतजार करें कि घर के अंदर माहौल खराब है, क्योंकि हम ही लोग बाद में कहेंगे तुमने क्या किया, पढ़ाई क्यों नहीं की, ये सब तो होता रहता, ये सब तो चलता रहता, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ठीक है, तो समझदारी रखें और पढ़ाई के प्रति अपना उद्देश्य निर्धारित करें। आइए करते हैं कुछ बातें। मोशन का खजाना आपके लिए खुलता है प्रश्नोत्तर के रूप में। ठीक है, और पहला क्वेश्चन क्या है? इरफान की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? अब एक्चुअली क्या है, हमने यहाँ पर समरी पढ़ी है। पूरा लेसन अगर होता तो ये सारी चीजें एक एक कर उसके अंदर आती। इरफान की दादी एक जमींदार की बेटी थी, जैसा हमने पढ़ा। उस घर में उसे हर तरह की आजादी थी, घर में घी दही की कोई कमी नहीं थी। लखनऊ में उसे ये सब नसीब नहीं होता था। यहाँ उसे मौलवीन बनकर रहना पड़ता था, अपनी बोली पर भी नियंत्रण रखना पड़ता था। इन्हीं सब कारणों से वह पीहर जाना चाहती थी। वो स्वच्छंदता पूर्वक रहने वाली महिला, वो स्वतंत्र जीवन जीने वाली महिला जो पूर्वी देशों से लखनऊ में ब्याही गई थी, इरफान की दादी, वो बड़ी दुखी, बड़ी परेशान थी। स्वतंत्र परिवार में रहने वाली, घी दूध दही मक्खन खाने वाली और बड़ी मस्त जीवन को जीने वाली थी वो। लेकिन यहाँ आने के बाद एक मौलवीन बनकर रह गई। मौलवीन, पंडिताइन, जस्ट लाइक मौलवी पंडित, हिंदुओं में पंडित, उसी तरह से मौलवीन। आज जब मौलवीन बनी तो मौलवी जी का अपना एक निश्चित सिस्टम होता है। 5 बार नमाज पढ़ेंगे तो नहाएंगे, तैयार होंगे, उनके लिए वो सी व्यवस्था होगी, जैसा भी होता होगा। लेकिन उसके साथ साथ उनके घर के अंदर वैसा माहौल होगा तो मौलवीन जो है उनको भी उसी के अकॉर्डिंग रहना पड़ता होगा। बहुत सारी बाउंडेशंस वहां पर हो जाती है, इसलिए वो पीहर जाना चाहती थी कि मैं कुछ समय, कुछ दिन पीहर रहकर आऊं ताकि इन टेंशनों से मुक्ति पाऊं। यार, यहां तो लखनऊ में उस परिवार में तो टेंशनें भरी पड़ी थी। यस, इरफान की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई? इरफान की दादी अपने बेटे की शादी में, मतलब इरफान के पापा की शादी में, अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? देखो, कई बार ऐसा होता है, हम एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, नॉर्मल लाइफ, लेकिन हम जिस पोस्ट पर होते हैं, जिस जगह पर होते हैं, उस जगह पर हम नॉर्मल लोगों के साथ नहीं बैठ सकते, नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। क्यों नहीं जी सकते? हर कोई टोकेगा, अरे ये वो व्यक्ति है, तो व्यक्ति ना, है तो इंसान ना। लेकिन पद और पोस्ट जब बढ़ जाती है तो उस पद और पोस्ट के अकॉर्डिंग हमें अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ जाती है। उसी प्रकार
इरफान की दादी शादी में नहीं नाच पाई। क्यों नहीं नाच पाई? क्योंकि दादा कौन थे? दादा मौलवी थे और वो मौलवीन थी। तो एक मौलवीन होकर के देखो, एक शादी के अंदर, प्रोग्राम के अंदर एक बहुत ज्यादा पद प्रतिष्ठित व्यक्ति जब हो जाता है तो वो अपने आप को फिर वहां पर पब्लिक के सामने शो नहीं कर पाता। वरना आजकल क्या होता है, फटाफट बड़ी बड़ी न्यूज बनकर के टीवी के अंदर आ जाती है। क्या वो साधारण व्यक्ति नहीं होते? क्या उनकी कोई भावनाएं नहीं होती? क्या उनकी कोई इच्छाएं नहीं होती? लेकिन हर चीज हाईलाइट कर दी जाती है। एक साधारण व्यक्ति हर तरह के सुख सुविधाओं को जी लेता है, हर तरह की व्यवस्थाओं में एडजस्ट हो जाता है, लेकिन जो पद के अनुसार बड़ा होता है उसके लिए बहुत सारी दुविधा हो जाती है। घर में गाना बजाना नहीं होता था। यही कारण था कि दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी न कर सकी। क्योंकि देखिए, अलग अलग जगह की कल्चर अलग अलग होती है। हाँ, हमारे यहाँ पर किस तरह से मनाया जाएगा, आपके यहाँ पर किस तरह से मनाया जाएगा, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, सब जगह के सिस्टम्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो उन सिस्टम्स के अंदर क्या परिवर्तन आता है, क्या चेंज आता है, उस चेंज की बात यहाँ पर की गई है। अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? बवाल मच गया। जब टोपी ने अम्मी कहा तो घर में बवाल मच गया। अम्मी के नाम से मचा बवाल। उठ गए सवाल, क्योंकि अम्मी शब्द जो है वो मुस्लिम कल्चर में बोला जाता है। वैसे देखो क्या है, अभी एक वर्ड ऐसा है मम्मी, वो मम्मी सारी कल्चर में बोला जाता है, लेकिन पर्टिकुलर अम्मी शब्द जो है वो मुस्लिम कल्चर में बोला जाता है। अब उस परिवार में टोपी ने, क्योंकि टोपी इरफान के साथ रहता था, तो इरफान का जो कल्चर था वो टोपी के साथ में ऐड हो चुका था। टोपी ने जैसे ही कहा वैसे ही क्या हुआ, टोपी शुक्ला ने इरफान के घर में माँ को अम्मी कहना सीखा था। माँ को अम्मी कहा जाता है। अम्मी शब्द उसे अच्छा लगा। एक दिन खाने की मैच पर उसने माँ को अम्मी कह दिया तो सभी के हाथ रुक गए। भैया ये कहां से सीख कर आया तू? एक ब्राह्मण परिवार का बच्चा होकर के तू क्या बोल रहा है? पता चलने पर उस पर दबाव डाला गया कि वह इरफान के घर न जाए। टोपी के मना करने पर उसकी पिटाई की गई और दोस्ती के बीच धर्म आ गया। आपने कई जगह महसूस किया होगा, कई बार आप लोगों का ऐसा सामना हुआ होगा, लेकिन सत्य तो यह है कि जाति पात पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि का होई। सत्य तो यही है। लेकिन इन बच्चों को उस बचपन से उस धारा में बहा दिया जाता है, इसीलिए आगे जाकर दुख व्यक्त होता है। टोपी ने इरफान से दादी बदलने की बात क्यों कही? टोपी ने कहा एक काम करें यार, अपन तो दादी बदल लेते हैं। तू मेरी दादी ले जा, तेरी दादी मुझे दे दे। मैं तेरी दादी के पास रह लूंगा, तू मेरी दादी के पास रह ले, क्योंकि तेरी दादी अच्छी है। टोपी को अपनी दादी कतई अच्छी नहीं लगती थी। वो हमेशा उसे डांटती रहती थी, कभी प्यार नहीं करती थी। उसे इरफान की दादी बहुत अच्छी लगती थी, वो उसे प्यार करती थी, कहानियां सुनाती थी। उसकी बोली टोपी को बहुत ही अच्छी लगती थी। पूर्वी बोली बोला करती थी, प्रदेश की बोली थी, लेकिन अच्छी लगती थी। वह अक्सर उसके पास जाकर अपनापन पाता था। उस दादी के पास उसे अपनापन मिला करता था, इसलिए उसने इरफान की दादी बदलने की बात की। इरफान से कहा एक काम कर यार, अपन तो दादी को बदल लेते हैं। क्या करें? दादी एक्सचेंज प्रोग्राम कर लेते हैं। पूरे घर में इरफान को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था? इरफान को भी वास्तव में अपनी दादी से प्रेम था, और इरफान को दूसरा अगर ऑप्शन आता है अथवा में, तो फिर वो यहाँ पर आता है। पूरे घर में एक दादी थी जो इरफान को बेहद प्यार करती थी। इरफान के साथ भी यही कंडीशन थी। इरफान को भी दादी से प्रेम। देखो, पिताजी वहां पर रहा नहीं करते थे, अधिकारी वर्ग के हैं, उनसे कभी इरफान को डांटा नहीं था उसने। वह उसे रात को अनेक प्राचीन कहानियां सुनाती थी। उसे दादी की बोली अच्छी लगती थी। उसे अब्बू, अम्मी व बाजी सभी डांट देते थे। उसे अब्बू से भी डांट पड़ती थी, अम्मी से भी डांट पड़ती थी, बाजी दीदी से भी डांट पड़ती थी, मगर दादी से उसे हमेशा प्यार मिला। यही कारण था कि उसे दादी से विशेष स्नेह था। और देखो, हमारी कल्चर में अगर देखा जाए तो हमारे कल्चर में दादा दादी और नाना नानी, दो चार ऐसे पात्र हैं जहां पर प्रेम मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है।
हमारे अपने घर में देखें तो दादा दादी का स्नेह ज्यादा होता है, और उधर मम्मी के पीहर पक्ष में देखें तो वहां पर नाना नानी का स्नेह होता है, जो होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बच्चे का मन करता है कभी दादा दादी के पास चला जाए, कभी नाना नानी के पास चला जाए। लेकिन वहां पर भी अगर ऐसा लगे कि वहां अपनापन नहीं है, तो फिर बच्चे उदास हो जाते हैं, हताश और निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन बच्चों को चेंज चाहिए। एक रास्ता जो होती है, नीरसता जो आ जाती है ना लाइफ में, वो ऐसे आती है उसी रूटीन में डेली का डेली चलने से। तो हमें एक चेंज की आवश्यकता होती है। टॉपी और इरफान की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। कौन? टोपी और इरफान की दादी। टोपी का रिश्ता उस दादी के साथ। इस कथन के आलोक में अपने विचार, प्रकाश में अपने विचार व्यक्त आपको करना है। अलग अलग जाति और मजहब के थे, मगर दोनों अटूट रिश्ते में बंधे थे। प्यार का बंधन किसी जाति और धर्म को नहीं मानता। जब दिल से दिल मिलता है और जाति और धर्म बेईमानी हो जाता है, बेईमानी हो जाता है, नो मतलब कोई सेंस उसका नहीं होता है। दादी ने टोपी के दिल को पहचाना, दादी ने टोपी के दिल को पहचाना, और टोपी ने दादी के प्यार को माना। इस प्रकार दोनों ने एक पाक साफ रिश्ता बना। इरफान की दादी के आंचल में टोपी अपना अकेलापन भूल जाता था। दादी को भी टोपी के साथ अपनेपन का एहसास होता था। दोनों की जरूरत पूरी हो रही थी। दादी को प्यार बांटना था, दुलार बांटना था। इरफान को और टोपी को वह प्यार पाना था। इरफान अपने घर वालों की डांट के कारण दादी के प्रति आकर्षित था। टोपी के घर में ऐसा माहौल नहीं था, इसलिए टोपी भी उसके प्रति अपने आप को आकर्षित कर रहा था। प्यारे बच्चों, पूरा जो पाठ है वो पाठ दोस्ती पर डिपेंड कर रहा है, दोस्ती पर निर्भर करता है, दोस्ती के ऊपर लिखा गया है। और पूरे पाठ में अपन ने देखा इरफान और टोपी, उनकी दोस्ती बेमिसाल और वो प्यार बेमिसाल है। आपने पूरा पाठ को समझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे बहुत सुंदर से सुरीले बच्चों, आपने आज का लेसन पढ़ा, समझा, जाना। बिल्कुल 101% आप समझे होंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप हमसे अवश्य कॉल करें, कांटेक्ट करें, लेकिन उसके साथ एक काम अवश्य करें, अपने स्वयं के चैनल को, मोशन के चैनल को क्या करें बेटा? सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ये काम आप अवश्य करें, तभी जाकर के आप हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे और हम आपको अपने द्वारा प्रसारित ज्ञान से आप सभी को आप्लावित करते रहेंगे। मोशन की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।